आज की क्लास आपकी बजट की होगी, बजटरी पॉलिसी की होगी। जितनी बातें उसमें महत्वपूर्ण हैं, जो बातें आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, उन सभी बातों पे मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। कोई चीज ना समझ में आएगी कमेंट कर दीजिएगा, जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूंगा मैं तुरंत रिप्लाई करके आप सभी को बताऊंगा। जब आप बजट को पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी आपको बजट पढ़ाया होगा, है ना, जो आपको मैंने बजट 2023-24 पढ़ाया, तो वहां पे मैंने आप सभी को बताया, आप भी ये जानते हैं कि बजट क्या होता है। किसी भी देश की एक वार्षिक वित्तीय योजना होती है। आप सभी को ये पता भी होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में बजट जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं है। फिर क्या है इसका? बजट का उल्लेख नहीं है, बट आर्टिकल 118 अनुच्छेद 118 में बजट को किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंस, है ना, स्टेटमेंट। हिंदी में बोले तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। इस नाम से संविधान में बजट को क्या जाना जाता है। बजट जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख ही नहीं है हमारे संविधान में। सॉरी, 112, 118 नहीं, 112, बिल्कुल बिल्कुल 112। अभी ध्यान मेरा कहीं और हो गया था, तो 112 है, 118 नहीं। ओके, 112 आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के माध्यम से इसे जाना जाता है, समझा जाता है। यह किसी भी देश के लिए एक वार्षिक वित्तीय योजना होती है, जिसमें वर्ष विशेष के लिए उसके अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यय का विवरण रहता है कि सरकार की प्राप्तियां, है ना, प्राप्तियां, प्राप्तियां व व्यय, इनका क्या होता है, इनका एक अनुमान होता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो और भी चीजें होती हैं, तो और जितनी चीजें हैं उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के तहत समझेंगे। ओके, तो अब इस क्लास को, अच्छा, बजट के उद्देश्य वगैरह तो चलो अलग विषय है, वो मैं किसी दिन बताऊंगा। बट आज जो मेन बात यहाँ पे मैं आप सभी के साथ करने आया हूँ, वो करने आया हूँ बजट स्ट्रक्चर के बारे में। बजट, ठीक है ना। अब बजट जब आप पढ़ते हो बजट स्ट्रक्चर, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक क्या, बजट रिसिप्ट्स, एक क्या, बजट रिसिप्ट्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है बजट रिसिप्ट्स में? बजट रिसिप्ट्स में होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियों का अनुमान। ठीक है ना। बजट रिसिप्ट्स में क्या होगा कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की कितनी प्राप्तियां होंगी उसका अनुमान इसमें लगाया जाता है। वहीं जो बजट एक्सपेंडिचर है, इसमें क्या कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इन सभी गतिविधियों में जो व्यय किया जाएगा उसका अनुमान इसके अंतर्गत प्रस्तुत होता है। ओके, इसके अंतर्गत क्या, इसका अनुमान प्रस्तुत होता है। किसके अंतर्गत? बजट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। फिर ये जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर हैं, इनके दो दो पार्ट होते हैं, आप सभी ने इस बारे में भी पढ़ा ही होगा। इसमें एक पार्ट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रेसिप्ट्स, रेवेन्यू रेसिप्ट्स शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा क्या, कैपिटल रेसिप्ट्स, कैपिटल रेसिप्ट्स। मतलब क्या, एक तो राजस्व प्राप्तियां हैं और दूसरी क्या, पूंजीगत प्राप्तियां। इसी प्रकार से जब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इसमें भी दो, पहला क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इतनी बात क्लियर है ना। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि आगे अब एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, सारी बातों का एक्सप्लेनेशन होगा। तो अगर इधर तक में आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो अभी यहीं पे बता दीजिए, अभी देर नहीं हुई। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो क्या होती हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा।
ध्यान से सुन लीजिएगा, चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। देखो, जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं ये सरकार के व्यय योग्य कोष में वृद्धि लाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा कोष जिससे व्यय किया जाता है। तो सरकार को जो आमदनी होगी रेवेन्यू रेसिप्ट्स के माध्यम से, उससे क्या होगा, उससे जो व्यय कोष बनाया गया है, व्यय योग्य कोष बनाया गया जिससे एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसमें क्या वृद्धि होती है, उसका आकार बड़ा होता है ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सरकार पर कोई भी देनदारी उत्पन्न नहीं होती है। यानी जो सरकार को प्राप्त हो रहा है इसके बदले सरकार को कुछ भी देना नहीं है, किसी भी प्रकार की देनदारी नहीं है। तो इसीलिए रेवेन्यू रेसिप्ट्स को माना जाता है कि ये आय प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? आय प्रकृति की। इनको आमतौर पे आप समझ सकते हो कि ये आमदनी है, ठीक है ना। ये रेवेन्यू रेसिप्ट्स हो गया। जहां पे ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मुझे पता है कि आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप अपने इस एग्जाम की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, बट यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी चीजें। तो मैंने क्या बोला, रेवेन्यू रेसिप्ट जो है ये सरकार का जो व्यय योग्य कोष है। चलो थोड़ा सा हमने इसको लिख दिया। क्या लिखा? इसको लिखा कि जो रेवेन्यू रेसिप्ट्स है, पहली बात कि जो व्यय योग्य कोष, व्यय योग्य कोष में क्या वृद्धि लाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, सरकार पे कोई देनदारी उपलब्ध नहीं, यानी कोई देनदारी नहीं, कोई दायित्व नहीं, कोई देनदारी नहीं, ठीक है ना। तीसरी बात क्या, ये आय प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? आय प्रकृति की। ये हो गई क्या, रेवेन्यू रेसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रेसिप्ट्स में भी दो भाग देखने को मिलते हैं। क्या क्या? एक तो देखो ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, चलो हिंदी में लिखा क्या, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां के बारे में मैंने बता दिया ना, क्या कि ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार का जो व्यय योग्य कोष है उसमें वृद्धि होती है, कोई देनदारी नहीं होती है और आय प्रकृति के रूप में ये मानी जाती हैं, यानी कि ये आय वाले कैटेगरी में रखी जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि राजस्व प्राप्तियां जो हैं इनके दो पार्ट देखने को मिलते हैं। एक तो इसमें हो जाएगा टैक्स रेवेन्यू। क्या? टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कर राजस्व। और दूसरा क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा क्या, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या, जो गैर कर राजस्व है। एक क्या हो गया, कर राजस्व। कर राजस्व यानी ऐसा राजस्व, ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स से मिल रहा है। दूसरा क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या होता है कि सरकार को मिलने वाला ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स के माध्यम से न आकर के किसी अन्य माध्यमों से आ रहा है। कोई दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बराबर ये बात बोलता रहता हूं। कोई बात ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। अब देखो जो टैक्स रेवेन्यू होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि दीज आर कंपल्सरी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट बाय डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट। यानी सरकार के पास है ना, सरकार के पास देखो एक चीज सिंपल से समझो, क्या कि टैक्स, टैक्स के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है ना, कर। अब कर के माध्यम से जो सरकार को आय प्राप्त होती है वही क्या हो जाएगा, कर राजस्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। कुछ और भी स्रोत हैं जिनसे कि, अच्छा इसमें भी देखो अब क्या क्या हो सकता है टैक्स रेवेन्यू में, जैसे कि आपका डायरेक्ट टैक्स से मिल जाए, है ना, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। फिर क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर क्या, और भी है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, मतलब अनेक तरीके के टैक्स होते हैं हमारे यहाँ। इससे आप सभी लोग परिचित हैं। तो मूलभूत बात क्या है, हाँ सोनी कुमारी ने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, ये टैक्स रेवेन्यू में है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या, फीस, फाइन, पेनाल्टीज, गिफ्ट, ग्रांट, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यही मैं कहता हूं ना
कि आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, और ये सही भी है भाई। पहले से नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत बढ़िया है। अब देखो टैक्स रेवेन्यू का मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, वो क्या हो जाएंगे टैक्स रेवेन्यू में। वहीं जब हम लोग बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू की, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे कि फीस एंड लाइसेंसेस, फीस एंड लाइसेंसेस, फिर क्या गिफ्ट हो गया, है ना, ग्रांट हो गया, फाइन हो गया, फाइन, पेनाल्टीज हो गया, ये सारी चीज क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती हैं। तो ये राजस्व प्राप्तियों के क्या स्रोत हो गए, यानी कि रेवेन्यू रेसिप्ट्स के। फिर अगली चीज इसमें क्या है, अगली चीज आपको जो पढ़नी है वो है कैपिटल रेसिप्ट्स। अगली चीज क्या है, कैपिटल रेसिप्ट्स, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां। ये क्या पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां में क्या क्या आएगा, किसी को पता हो तो फटाफट कमेंट करके बताए। किसी को पता हो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या आएगा। एक तो देखो बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये आ जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन्स आ जाएगा। और कुछ अदर रेसिप्ट्स होते हैं जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सरकार का एसेट है भाई, पीएसयू वगैरह में अगर हम अपने शेयर को बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, है ना, रिकवरी ऑफ लोन्स, ये सारी चीजें क्या कैपिटल रेसिप्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, तो चलो इसको हमने लिख दिया थोड़ा सा क्या, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है ना। फिर एक एक बात ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, तीसरी बात एक और लिख लो, जैसे कि अदर रेसिप्ट्स में आप ले लो डिस इन्वेस्टमेंट को, डिस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख दिया। और डिस इन्वेस्टमेंट का क्या, कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इनकम तो जनरेट कर देता है, बट ये कहीं ना कहीं हाँ मतलब खराब तरीका है, क्योंकि इससे सरकार की जो एसेट है ना वो कम हो रही है, उसमें कमी हो रही है। शेयर वगैरह अगर हम बेच रहे हैं फंड इकट्ठा करने के लिए, तो ये थोड़ा सा गलत है। फिर भविष्य में तो ऐसा हो जाए ना कि कुछ बेचने के लिए बचे ही ना। बीच बीच में इसका भी हल्ला उठता रहता है कि सब कुछ बेचा जा रहा है, तो सब कुछ नहीं बेचा जा रहा है। वही है कि सरकार जो है फंड इकट्ठा करने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाती है कि कुछ हिस्से भी फंड आ जाए। तो रेवेन्यू रेसिप्ट्स और कैपिटल रेसिप्ट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इन दोनों में कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या इन दोनों में तो बताइएगा। ठीक है ना। ये अभी मैंने आपको जैसे कि कौन सा पार्ट बताया, बजट का जो रेवेन्यू वाला सेक्शन है ना, उसमें देख लिया आपने ना कि रेवेन्यू रेसिप्ट्स में रेवेन्यू रेसिप्ट आपने देखा, कैपिटल रेसिप्ट देखा, वो सारी चीजें। चलो इतना क्लियर है ना, यहां तक में दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसके दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। दूसरा पार्ट क्या, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में क्या है, बजट एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट देखने को आपको मिलेंगे। एक तो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या, ये एक्सपेंडिचर की कहानी क्या है, एक्सपेंडिचर की कहानी ये है कि सरकार यहाँ पे अनुमान लगाती है जिस वित्तीय वर्ष के लिए, तो ये होता है कि उस वित्तीय वर्ष में, हाँ चलो हिंदी में भी समझा रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये बजट एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि इसमें व्यय वाली क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अब व्यय में दो तरीके इसमें भी होंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। चलो लिख भी देता हूं थोड़ा सा, है ना। तो मैंने इसको लिखा क्या, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। और ये क्या, ये है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है ना।
और ये क्या, ये चलो बजट का जो व्यय वाला यानी एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, तो इसको आप व्यय के माध्यम से ही समझ लो कि ये व्यय है, एक तरफ प्राप्तियां और दूसरी तरफ व्यय, है ना। ओके, अब जैसे कि आप बात कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। अब इसमें भी देखो क्या क्या होगा, चलो इसको भी लिखते हैं, है ना। अच्छा, यहीं यहीं पे समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि सैलरी देना है यानी कि वेतन देना है, वेतन दिया, ये क्या, राजस्व व्यय। पेंशन दिया, क्या, पेंशन इसी में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडी दिया, किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग शेयर, बॉन्ड, जैसे शेयर खरीदा तो क्या, पूंजीगत व्यय, बॉन्ड खरीदा तो क्या, पूंजीगत व्यय। तो इस तरीके के व्यय अगर किए जा रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट हो जाएंगे। और अगर इस तरीके के व्यय किए जा रहे हैं जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और, एक होता है इसमें प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, हालांकि इसका वर्गीकरण खत्म कर दिया गया है तो ये अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गया। तो मेन चीज यही आपको अभी इधर समझनी है एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू में बार बार खर्चा होता है, रेवेन्यू में बार बार खर्चा होता है, आगे आप क्या कहना चाहते हैं और बताइए आगे इसमें कहानी। तो मैंने बोला ना ये दो पार्ट हो गए। अभी देखो इसमें प्लान एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वो बजट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये बजट 2017-18 से खत्म कर दिया गया, और अभी जो इसमें बनाया जाता है क्लासिफिकेशन, उसमें रखा जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये बजट को प्रस्तुत करने का तरीका होता है। ओके, अब देखो कुछ बातें, इतना क्लियर है ना। ओके, अब आपने देख लिया कि बजट रेसिप्ट्स क्या होता है और बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बजट रेसिप्ट को आप कह सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट है उसका क्या है, रेसिप्ट्स मतलब क्या, प्राप्तियां, तो ये गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रेवेन्यू है ना। और एक मिनट, अभी तो ये आपकी क्लास, चलो एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, मैं कोशिश करता हूँ इस क्लास को कंटिन्यू करने का, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्लास कंटिन्यू हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आगे मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट्स है उसे आप बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट का क्या, रेवेन्यू है, क्योंकि सरकार को प्राप्तियां हो रही हैं। और जो बजट का एक्सपेंडिचर पार्ट है उसको आप बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर है, यानी ये सरकार का क्या, व्यय है। अब इसमें तीन बातें बहुत बेसिक चीजें हैं, आप देख लीजिए। पहली चीज कि जैसे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है अगर ये ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट रहेगा उसे बोला जाएगा सरप्लस बजट, उसे क्या बोला जाएगा, सरप्लस बजट, ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है अगर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर है तो ये होता है बैलेंस्ड बजट, ये कैसा होता है, बैलेंस बजट। ओके, और तीसरी चीज है जैसे कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है अगर ये लेस देन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लेस देन है तो फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है डेफिसिट, डेफिसिट बजट। इतनी बात क्लियर है। तो ये हालांकि बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन थोड़ा सा इसकी भी मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, देखो सरप्लस बजट हमारे यहाँ नहीं प्रस्तुत किया जाता है, बैलेंस बजट दिखाया जरूर जाता है लेकिन वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है। फिर बचता क्या है, अभी ये सेशन चल रहा है ना, आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना सेशन चल रहा है कि नहीं, कमेंट करके एक बार बता दो, एनीवन,
सेशन कंटिन्यू है या नहीं, एक बार बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आई थिंक चल रहा है, एक बार आप लोग कमेंट कर देना। ओके, चल रहा है, ठीक है ना? मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, बाकी सेशन आपका चल रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, चलो इतनी बात हो गई ना। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे क्या जानेंगे? जैसे देखो, ये तीन चीज आपने देख लिया ना, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अगर सरकार की आमदनी सरकार के व्यय से अधिक है तो ये सरप्लस बजट होता है। कैसा बजट होता है? सरप्लस बजट, यानी कि आधिक्य बजट। आधिक्य बजट, और जो कि हमारे यहाँ होता नहीं है। ओके, फिर दूसरा है कि अगर जो सरकार की आमदनी है ये सरकार के खर्च के बराबर है, ये बैलेंस बजट। ये हमारे यहाँ होता नहीं है, बट ऐसा दिखाया जाता है। ऐसा क्या दिखाया जाता है? जो हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगली चीज है कि अगर जो है आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है, तो ये डेफिसिट का बजट है, यानी कि ये क्या घाटे का बजट है। और हमारे यहाँ यही चलता है। हमारे यहाँ क्या जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें कैसा बजटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा? डेफिसिट बजट देखने को मिलेगा। तो ये बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा, चलो इसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, बजट घाटा के बारे में। ठीक है ना? तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइएगा। हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ वो तो ठीक है, बट आपको ये मेन चीज दिख रही है कि नहीं? मेरी आवाज जानी चाहिए, और साथ ही साथ जो है जो भी मैं लिखूं वो आपको दिखना चाहिए। बाकी मैं नहीं दिख रहा हूँ। ओके, हाँ। तो बजट घाटे की हम लोग अब बात करते हैं। देखो, बजट घाटे मैंने बताया कि जब सरकार की कुल प्राप्तियां, किसकी प्राप्तियों की बात करेंगे? सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं ये कम होती हैं किससे? कुल व्यय से। ऐसी स्थिति में जो बजट होता है वो होता है घाटे का बजट, यानी कि बजट घाटा। सिंपल सी बात है, ये बजट डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट बजट हो जाएगा। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि प्रायः जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, कैसी अर्थव्यवस्थाएं? विकासशील, जो विकास के पथ पे अग्रसर हैं। तो ये जो बजट घाटा है या जो घाटे का बजट है ना? बजट घाटा उतना बेहतर वर्ड नहीं है इसके लिए, इसको लिखना चाहिए घाटे का बजट। घाटे का बजट, है ना? तो मैंने बोला कि जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्या? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में घाटे का बजट ही तैयार किया जाता है। अब देखो, हमारे यहाँ जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें 4 प्रकार के घाटे दिखाई पड़ते हैं। ये आप सभी को पता होगा, ये आप सभी को पता होगा कि जो भी बजट हमारे यहाँ प्रस्तुत होता है उसमें 4 प्रकार के घाटे आपको देखने को मिलते हैं। एक हो गया राजस्व घाटा, दूसरा हो गया राजकोषीय घाटा, ठीक है ना? राजकोषीय घाटा, ओके। तीसरा क्या हो गया? प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। और चौथा क्या हो गया? प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। ये आपका जो राजस्व घाटा है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी। ठीक है ना? राजकोषीय घाटा क्या? फिस्कल डेफिसिट, यानी कि एफडी। प्राथमिक घाटा क्या? प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि पीडी। और प्रभावी राजस्व क्या घाटा क्या? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि ईआरडी। तो आगे अभी जो मैं चर्चा करूंगा, अगर उसमें आरडी, एफडी, पीडी, ईआरडी लिखूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक एक करके घाटों को समझ लेते हैं कि ये जो राजस्व घाटा है इसकी क्या कहानी है। ये क्या? राजस्व घाटा, राजस्व घाटा मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि आरडी। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें बहुत कुछ कठिनाई नहीं है। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटे में क्या होता है? ये जो होता है ये होता है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य का अंतर। राजस्व घाटे को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कि जो राजस्व व्यय है, राजस्व प्राप्तियां ले लो पहले, है ना? राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य का अंतर।
राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य का अंतर, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें और बातें क्या जाननी है? रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, ये केंद्र सरकार के उधारों व देनदारियों में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करेगा? सरकार की उधारों व, चलो थोड़ा सा लिख देता हूं, उधार जो उधारों व देनदारियों, उधारों व देनदारियों में वृद्धि को ये क्या करेगा? व्यक्त करेगा। इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई भी वृद्धि नहीं होती। और कहीं ना कहीं राजस्व घाटे से ये भी पता चलता है कि सरकार जो है अपनी क्षमताओं के भीतर क्रियाकलाप कर रही है या नहीं कर रही है ना? और एक चीज समझना, राजस्व घाटा का उच्च स्तर, यानी कि अगर जो है राजस्व घाटा, जैसे कि जो राजस्व घाटा है ना, अगर राजस्व घाटा का स्तर जो है वो उच्च बना हुआ है, यानी कि राजस्व घाटे का उच्च स्तर, ये आने वाले वर्षों में इसे और बढ़ा देता है। ठीक है ना? ये आने वाले वर्षों में इसे क्या करेगा? और बढ़ा देगा। तो सरकार की ये रणनीति होनी चाहिए कि इसको, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट हो, इसको कंट्रोल में रखा जाए। क्या? इसको कंट्रोल में रखा जाए, है ना? और फिर ये भी होना चाहिए कि इसको इतना ले आ लें कि ये शून्य के स्तर पे पहुंच जाए। रेवेन्यू डेफिसिट कितना? शून्य के स्तर पे पहुंच जाए। और अगर फिर आगे चल करके रेवेन्यू सरप्लस क्रिएट हो जाए, यानी कि राजस्व अतिरेक उपलब्ध हो जाए। ये क्या? राजस्व अतिरेक। अगर राजस्व अतिरेक उपलब्ध हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? बताइएगा कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो ये कहानी है पूरी राजस्व घाटा की। इसमें मैंने आप सभी को क्या क्या बताया? मैंने बताया कि ये राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य का अंतर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे केंद्र सरकार के उधारों और देनदारियों में वृद्धि देखने को मिलती है। तीसरी चीज क्या? राजस्व घाटे का उच्च स्तर लगातार फिर इसको और बढ़ाता जाता है और उससे जो है और समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। इसलिए सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि इस रेवेन्यू डेफिसिट को, यानी कि राजस्व घाटे को कंट्रोल में रखा जाए, और इतना कंट्रोल में करें कि राजस्व घाटा ही खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, और राजस्व अतिरेक उत्पन्न हो जाए, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस उत्पन्न हो जाए। ये पूरी कहानी है राजस्व घाटे की। ठीक है ना? ये पूरी कहानी किसकी? रेवेन्यू डेफिसिट की है। सही चल रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। उसके बाद फिर अगला जो डेफिसिट हम लोग बात करेंगे वो है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं और आज फिर से बता रहा हूं। ठीक है ना? तो बताइएगा सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। तो राजस्व घाटा हो गया। अब कौन सा घाटा देखेंगे? अब देखेंगे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या? फिस्कल डेफिसिट, एफडी। ये क्या होता है? इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसके अर्थ को समझिएगा आप ध्यान से, कंसंट्रेट होके। उसके बाद फार्मूला लिख दूंगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे। राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार पर ऋणों के बोझ में होने वाली शुद्ध वृद्धि से है। क्या? जो ऋणों का बोझ, ऋणों का बोझ, अगर ऋणों का बोझ बढ़ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। यानी कि राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? कि सरकार पे ऋणों का बोझ बढ़ रहा है। और राजकोषीय घाटे का जो उच्च स्तर है, अगर एफडी जो है ये उच्च स्तर पे रहेगा, एफडी का उच्च स्तर ऋणों तथा ब्याज भुगतानों में वृद्धि के साथ साथ राजस्व के अनुत्पादक उपयोग की स्थिति को उत्पन्न करने लगता है।
यानी कि अगर एफडी उच्च स्तर पे बना है तो ऐसे में फिर क्या होगा, ऋण और ब्याज भुगतान में वृद्धि होगी। ऋण ऋण भाई ऋण में वृद्धि होगी, ठीक है ना, ऋण में वृद्धि होगी। जैसे बोला ना ऋणों का बोझ, ऋणों का बोझ मतलब क्या, कि जो ऋण है, ऋण बढ़ रहे हैं हमारे, ऋण बढ़ेंगे तो भाई उनका क्या, ब्याज भी भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज भुगतान, ऋण बढ़ेंगे, ब्याज का भुगतान बढ़ेगा, और इसके साथ साथ राजस्व के अनुत्पादक उपयोग की स्थिति भी यहाँ पे आने लगेगी, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू उपयोग तो किया जा रहा है लेकिन उससे कुछ उत्पादक प्रयोग नहीं, यानी कि उससे कुछ उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर जो है जो फंड है उसको आप ब्याज भुगतान में ही पूरा खर्च कर दोगे तो उससे उत्पादन थोड़ी ना कुछ होता है। तो क्या बोला कि ऋण बढ़ेगा, ब्याज भुगतान बढ़ेगा और राजस्व का अनुत्पादक प्रयोग देखने को मिलेगा। क्या, राजस्व का अनुत्पादक, अनुत्पादक मतलब ये उत्पादक उपयोग नहीं है, अनुत्पादक उपयोग देखने को मिलेगा फिस्कल डेफिसिट की स्थिति में। और आगे क्या, कि राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर जो है ये बहुआयामी आर्थिक असंतुलन, चलो इसको भी थोड़ा सा लिख देता हूं, बहुआयामी आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन यानी अर्थव्यवस्था में बहुत प्रकार की दिक्कतें आने वाली हैं और तमाम चुनौतियां आने वाली हैं, इस स्थिति को दर्शाता है क्या, राजकोषीय घाटा। अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है और उसी फार्मूले से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको अगले पेज में मैं लिख दे रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, इस कलर की पेन नहीं मैच करेगी, रुको इसका कलर चेंज करता हूं। कैसे आप फिस्कल डेफिसिट को निकालेंगे, फार्मूला क्या, राजकोषीय घाटा इक्वल टू, सबसे पहले आप इधर ले लो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, और इसमें से आप निकाल दो क्या, रेवेन्यू रेसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रेसिप्ट्स प्लस कैपिटल रेसिप्ट्स, है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग बारोइंग एंड लोन्स, यानी कि उधार और लोन जो है उसको छोड़ करके, तो चलो इसको भी लिख दे रहा हूं, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बारोइंग, बारोइंग एंड लोन्स, ठीक। ये आपका क्या, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला है, राजकोषीय घाटे का फार्मूला है। यहां तक क्लियर है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, एक बार कमेंट करिए। यहां तक में सब कुछ ठीक है ना, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर हैं, तो ये आप याद कर लेना क्या, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर ले लीजिएगा और उसमें से निकाल दीजिएगा क्या, रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट को जोड़ करके, और उसमें छोड़ना क्या है, एक्सक्लूडिंग बारोइंग एंड अदर, बारोइंग एंड लोन्स। आपने कैपिटल रेसिप्ट अभी देखा ना, उसमें क्या क्या था, बारोइंग एंड अदर, बारोइंग था, लोन्स था, काफी चीजें थी। तो बारोइंग और लोन्स को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा कैपिटल रेसिप्ट ले लीजिए और रेवेन्यू रेसिप्ट को उसमें जोड़ दीजिए और टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दीजिए, तो आपको फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। और भारत में ये जो राजकोषीय घाटा है ना, ये अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है, वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक, वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है क्या, राजकोषीय घाटा, है ना। ओके, तो कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा क्या बताता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो सरकार का आय है और जो सरकार का व्यय है उसमें जो वास्तविक अंतराल देखने को मिलता है, यही सारी चीजें आपको फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे के माध्यम से पता चलती हैं। ओके, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब दो घाटे आपने देख लिया, तीसरा घाटा आपको देखना है, कौन सा है ये, प्राथमिक घाटा। तीसरा कौन सा है, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या,
ये है पीडी यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। इसका फार्मूला क्या, और ये ऐसा फार्मूला है ना जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्राइमरी डेफिसिट को हमने लिखा पीडी इक्वल टू एफडी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। ये क्या, ये आपका प्राथमिक घाटा हो गया। क्या हो गया ये, प्राथमिक घाटा। ये कैसे ज्ञात करेंगे, जो राजकोषीय घाटा है ना, क्या राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा में से निकाल दीजिए आप ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। इस फार्मूले से आप प्राइमरी डेफिसिट को निकाल सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को कोई चीज ना समझ में आए वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा आप सभी से कर देता हूं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। तो ये क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, क्या कि एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले व्ययों में एक मद ऐसा होता है जिसके लिए संबंधित वित्तीय वर्ष प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ब्याज भुगतान की आप बात करो, ब्याज भुगतान आप कब करते हो, जैसे कि अभी आपने लिया ऋण, इसका ब्याज भुगतान आप बाद में करोगे। तो जो बाद वाला वर्ष होगा उसमें इसीलिए ना देखो, प्राथमिक घाटा क्या बताता है, प्राथमिक घाटा बताता है किस बारे में, कि एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले व्ययों में से एक ऐसा मद है जिसके लिए संबंधित वित्तीय वर्ष प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है, और वो क्या है, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान क्या, ये विगत वर्षों के लिए किया जाने वाला भुगतान है, ऋण पहले लिया गया और ब्याज का भुगतान बाद में हो रहा है। तो ब्याज भुगतान को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो कुल व्यय का शेष भाग बच रहा है वो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ही जिम्मेदार होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल देंगे तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा, और ये वो घाटा होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष प्राथमिक रूप से ये उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। ये प्राथमिक घाटे के बारे में बातें होंगी। अब यदि ब्याज भुगतान का आकार राजकोषीय घाटे के समान हो, अगर ये जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू हो जाए इंटरेस्ट पेमेंट, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में प्राथमिक घाटा शून्य हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ब्याज भुगतान है, ये राजकोषीय घाटे से यानी फिस्कल डेफिसिट से अधिक हो जाए तो ये प्राथमिक अतिरेक उत्पन्न हो जाएगा, प्राइमरी सरप्लस, प्राथमिक अतिरेक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और ये अधिक गंभीर स्थिति होती है, अधिक गंभीर स्थिति होती है। ओके, कब गंभीर स्थिति होगी, कि अगर ब्याज भुगतान जो है उसका आकार बड़ा हो जाए किससे, राजकोषीय घाटे से, तो अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही खराब स्थिति मानी जाएगी। ओके, क्लियर है सब, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने प्राथमिक घाटे को भी देख लिया, अब एक और घाटा बच रहा है, वो कौन सा घाटा है, वो है प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी। चलो ईआरडी के बारे में क्या, इसका फार्मूला देख लो सबसे पहले। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आप कैसे निकालोगे, ईआरडी कैसे निकालोगे, आप रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लीजिए, उसमें से क्या घटाएंगे, उसमें से आप घटा दीजिए ग्रांट्स फॉर क्रिएटिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। तो ये चीज आप निकाल दें। प्रभावी राजस्व घाटा कब प्रारंभ किया गया, 2000, हमारे इंडिया में 2011-12 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये शुरू किया गया। और इसमें क्या, इसमें क्या बात की जाती है, इसमें बात की जाती है किसके किसके मध्य, एक तो राजस्व घाटा, ठीक है ना, राजस्व घाटा, और
पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान, पूंजीगत परिसंपत्तियों, पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान, इन दोनों के मध्य का अंतर क्या हो जाता है? ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। अच्छा, इस घाटे पे ध्यान दिए जाने से राजस्व घाटे के उपभोग घटक को कम किया जा सकता है और पूंजीगत व्यय को वृद्धि करने में ये सहायक होता है। तो खैर ये तो बाद की बात है, यानी कि साइड की बात है। मेन बात इसका फार्मूला याद रखिएगा। आमतौर पे ERD से सवाल कम ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया, इसमें मैंने आप सभी को घाटों के बारे में पढ़ा दिया। अब आप बताइए यहाँ तक में आपके समझ में क्या नहीं आया है? जो ना समझ में आया हो उसको मैं फिर से पढ़ा दूं। और उसके बाद अभी देखो बजट में तो अभी काफी कुछ है, अभी तो बजट कैसे तैयार किया जाता है वो पूरी कहानी है। कैसे हमारे यहाँ बजट तैयार किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है, बजट के प्रकार क्या हैं, वो सारी चीजें तो आपको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। इधर तो इतनी ही बातें थी कि आपको जो है बजट के घाटों से अवगत करा दिया जाए। तो इतनी चीजों में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बता दीजिए, ताकि अगले सेशन में मैं बजट का जो प्रोसीजर है उसकी चर्चा कर दूं और बजट के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कर दूं और फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए बजट वाला, ठीक है ना। तो चलिए बताइए अब कि यहाँ तक में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी बता दीजिए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है? एनीवन? ठीक है ना। क्या हुआ, आप लोग का कोई कमेंट नहीं आ रहा है? इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ओके, सो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो बजट का प्रोसीजर है वो कैसा होता है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि बजट के वो कौन कौन से प्रकार हैं जो आपको जानने चाहिए आपकी परीक्षा के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप अपने कोर्स में जो आपका कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट में आप देखते रहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोल्डर है या जो और भी फोल्डर है उसमें अगर लेक्चर वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो उनको देखिए, कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से चलते रहिए। तो किसी को कुछ पूछना ना हो तो सेशन को कंप्लीट करें, फिर मिलेंगे आपके अगले सेशन में, उसका भी शेड्यूल आपका लगाए। पीडीएफ मिल जाएगा, चलो पीडीएफ में इसका तुरंत आपके इसमें, यानी कि कोर्स कंटेंट में पब्लिक फाइनेंस नाम से एक पोस्टर फोल्डर बना के उसमें मैं दे देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सर्वे वाला पीडीएफ देखता हूँ, अगर वो अरेंज होगा सब कुछ ठीक से तो वो आपको मैं दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, और ये वाली पीडीएफ अभी मैं आपको इस कोर्स कंटेंट में अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।